गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास में शारीरिक क्रियाशीलता के विकास को या शारीरिक क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में हमने अध्ययन कर लिया किस प्रकार से हाथों का विकास होता है और किस प्रकार से पैरों का विकास होता है। हाथ के कौशल और पैर की जो भी स्किल्स हैं, क्षमताएं हैं, वो किस प्रकार से विकसित होती हैं, ये हमने अध्ययन कर लिया। आज क्या कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। कोई बच्चा होता है बहुत जल्दी गेन करता है, कोई बच्चा है देर से गेन करता है, या कोई स्किल भी सीखना है, चाहे वो हैंड स्किल्स यूज़ करना है, चाहे वो लेग स्किल्स यूज़ करना है, तो कोई जल्दी सीख जाता है, कोई किसी को सीखने में समय लगता है। तो ये कुछ कारकों पे आधारित रहते हैं, क्योंकि विकास अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बहुत सारे तंत्र उसके साथ कोऑर्डिनेट होके, समन्वित होके फिर विकास की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो इसलिए अगर हम समझें तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स जो इंट्रिकेट हैं, अंदर से उसको प्रभावित करते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो एक एक करके उन कारकों को समझते हैं कि वो सभी क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, पूछा जा सकता है बिल्कुल, और लॉन्ग आंसर भी लॉन्ग क्वेश्चन भी के रूप में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर के रूप में भी आ सकता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। एक एक करके कारक देखें। पहला कारक आ जाता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से क्या मतलब है? शरीर के विभिन्न तंत्रों का, विभिन्न पेशियों का, विभिन्न तंत्रिकाओं का की परिपक्वता की स्थिति क्या है, उसके विकास की स्थिति क्या है। बच्चा सही रूप में जो विकास के माइलस्टोन्स होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे बच्चा चलना कब शुरू कर रहा है, बोलना कब शुरू कर रहा है, क्रॉल करना कब शुरू कर रहा है, घुटने के बल कब चलना शुरू कर रहा है, करवट कब ले पा रहा है, अपनी स्किल्स ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरीके की स्किल्स कब यूज़ कर रहा है। तो ये प्रभावित करेगा। जो बच्चे जिनका शारीरिक विकास अच्छा होता है, जितना स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतना ही वो जो मोटर स्किल्स हैं वो जल्दी सीख पाते हैं। क्रियात्मक विकास भी उनका उतनी ही शीघ्रता से होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सेकेंडली आता है उनका बॉडी बिल्टअप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, यानी शारीरिक गठन कैसा है किसी भी बच्चे का। कोई बच्चे होते हैं जिनके कोई, इसमें भी मैंने तीन आपको एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, तीन प्रकार के शारीरिक गठन की श्रेणियाँ आपको बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो कोई ऐसा होता है कि अलग अलग शरीर का गठन होता है। कोई आपने देखा लंबे हैं, चौड़े हैं, कोई ज़्यादा, कोई थोड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं थोड़े से। और इस प्रकार से ये चीज़ें, उनका जो शारीरिक गठन किस प्रकार से है, ये वाली चीज़ें प्रभावित करेंगी उनके विकास को भी। हमने पूर्व में भी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, वो बिल्कुल यहाँ पे भी लागू हो जाते हैं। तो शारीरिक गठन कैसा है, ये किसी भी बच्चे के क्रियात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। तो जो कई बच्चे होंगे जो स्ट्रॉन्ग, मांसपेशी विकास जिसमें ज़्यादा है और जिनकी शारीरिक संरचना सुदृढ़ है, सशक्त है, सुविकसित हैं, तो वो ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं वो जल्दी चलना फिरना सीख जाते हैं। तो यानी कि जो आपके मीजोमॉर्फिक स्ट्रक्चर वाले बच्चे होंगे, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो लंबी होती हैं, दृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं। और एंडोमॉर्फिक जो होंगे, एंडोमॉर्फिक उसकी तुलना में वो जल्दी चलेंगे। ठीक है। एंडोमॉर्फिक रचना में क्या होगा, उनकी हड्डियां भारी होंगी और वो थोड़े से मोटे होंगे, ब्रॉड बोन्स होती हैं उनकी, तो इसलिए वो बहुत जल्दी से चलना उठना नहीं सीख पाते। तो ये फ़र्क आ जाता है उस बच्चे के शारीरिक गठन के आधार पे कि वो क्या कौशल, क्या उसकी जो क्रियात्मक विकास है वो कैसे प्रभावित होगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। कोई व्यक्ति अब
बच्चे में आईक्यू कैसा है बच्चे का, ये चीज़ प्रभावित करेगी, इंटेलिजेंस कैसी है। तो ये कुछ इन्नेट भी होता है, यानी कि बच्चा शुरू से जीन्स में ही है उसके कि वो तीव्र बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, लेकिन अर्जित भी करता है फिर आगे जाके। तो अवस्थाओं बचपन में कैसा है उसके ऊपर, और फिर उसको वातावरण कैसा मिल रहा है, ये भी प्रभावित करता है। जो कोई बच्चे जल्दी से स्किल को गेन कर लेते हैं, जल्दी से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे नहीं सीख पाते, देर लगती है उनको। तो जो जनरली ये देखा गया है कि जो बच्चे देर से सारे माइलस्टोन्स पूरे करते हैं, माइलस्टोन्स क्या होते हैं, यानी बच्चा चलना कब शुरू किया, उठना बैठना, ये जो एक्टिविटीज़ है ना उसकी, ये उसने कब कब कितनी उम्र में शुरू की है। तो जो बच्चे देर से उठते बैठते हैं या चलना देर से शुरू करते हैं, दौड़ना देर से शुरू करते हैं, वो थोड़े से फिजिकली वीक होते हैं, मेंटली भी वीक होते हैं। ये एक स्टडी में शो किया था, मालपास ने 1960 में ये स्टडी की थी, उन्होंने ये विश्लेषण करके बोला था। लेकिन ये भी है कि बाकी कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक भी हैं जिनका ऐसा मानना है कि जो बच्चे दुर्बल बुद्धि के नहीं होते वे भी देर से बैठना उठना, चलना दौड़ना, ये क्रियाएं सीखते हैं। इसके अलावा सी ग्रीन ने भी अपने शोध में सिद्ध किया था कि किशोरावस्था में क्रियात्मक कौशल का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता। जिन बच्चों की बुद्धि का स्तर अधिक होता है, और लेकिन अगर उनको सही अवसर, सही प्रशिक्षण या सही प्रोत्साहन नहीं मिले, सही अभ्यास नहीं कराया जाए, तो फिर वो महत्वपूर्ण कौशल को नहीं सीख पाते। जैसे कोई भी ऐसा कौशल है, तैरना है या पेंटिंग करना है या कोई पॉटरी है, यानी कि स्कल्पचर बनाना है, मूर्ति बनाना है, तो ये वाले स्किल जब तक सिखाए नहीं जाएंगे तब तक वो सीख नहीं पाता। तो ये प्रभाव पड़ता है उसकी बुद्धिमत्ता के ऊपर। पोषण एक इम्पॉर्टेंट अगला कारक है जो उसकी क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है। न्यूट्रिशन कैसा है, बच्चे को आहार कैसा मिल रहा है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, क्या वो पोषक तत्व से परिपूर्ण है। अगर परिपूर्ण है तो बच्चे को शारीरिक विकास भी अच्छा होता है, नतीजा परिणाम स्वरूप उसका क्रियात्मक विकास भी अच्छा होता है। तो सभी प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब अगर उसके आहार में सम्मिलित है तो उसका मांसपेशीय विकास अच्छा होता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका क्रियात्मक विकास भी अच्छा होता है। फिर अगला फैक्टर आ जाता है क्लोथ्स, यानी कि वस्त्र कैसे पहनाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइट वस्त्र बच्चे को पहना दिया तो उसके हाथ पैर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, वो अच्छे से हाथ पैर चला नहीं पाता। तो जब छोटा होता है बच्चा, 2 साल तक का हो रहा है, तो उसकी हाइट भी बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रहा है, और फिर ऐसे, और हाथ पैर भी, वो एक्टिविटी काफ़ी करता है, हाथ पैर चलाता है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर क्या होता है, अगर उसके कपड़े, हम उसको कैसे कपड़े पहनाने चाहिए, जो आरामदायक हों, पसीना भी सूखते हों। तो और उसकी बजाय अगर आपने सिंथेटिक पहना है, बच्चा इरिटेट होने लगेगा। और टाइट कपड़े पहने, छोटे कपड़े पहने तो भी बच्चा परेशान होगा, या बहुत ज़्यादा लूज़ इतना पहना दिया जो उसके हाथ पैरों में ही फंस रहा है, तो भी बच्चा फ्री होकर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा अपना। तो इसलिए हमें जो सूती आरामदायक वस्त्र उसको पहनाने चाहिए। ये उसको योगदान देगा, उसके शरीर के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करेगा सकारात्मक रूप में। नेक्स्ट है कि कोई डिजीज़ या रोग किसी बच्चे को हो रखा है। रोग कैसे हो रखा है भाई, कोई बच्चा होता है बचपन से जल्दी सर्दी खांसी जुकाम इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, या शुरू में उसको कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण हो गया, तो फिर शुरू के 1 साल तक, 2 साल तक वो बच्चा उस चीज़ से उबर नहीं पाता, ग्रस्त रहता है उन चीज़ों से, कोई ऐसी बीमारी हो गई उसकी। और कई बच्चे होते हैं ज़्यादातर बीमार रहते हैं, उनको मौसम के चेंज हो रहा है तब भी वो बीमार हो जाते हैं। वैसे सामान्यतः बच्चे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे रिकवर कर जाते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा मेडिसिन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि थोड़े से रोगग्रस्त रहते हैं, प्रोन होते हैं, या कोई उन्हें चोट लग गई या कोई बीमारी हो गई। तो अगर ऐसी किसी अवस्था में, ऐसे किसी स्थिति से बच्चा पीड़ित है तो भी उसका क्रियात्मक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। तो कोई भी क्रियात्मक कौशल है उसका प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, उसको सीख नहीं पाएगा, तो ये फ़र्क पड़ जाएगा उसके
एक्टिविटी में। अगला पॉइंट देखें, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। जितना ज़्यादा हम बच्चे को एनकरेज करते हैं किसी काम को करने के लिए, उतना ज़्यादा वो उस काम को करने की ओर अग्रसर होता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ भी है बच्चा, लेकिन अगर आपने उसको मोटिवेट नहीं किया, एनकरेज नहीं किया कि हाँ हाँ ये करो, जैसे बच्चा चलना शुरू करेगा तो पकड़ पकड़ के आप उसे थोड़ा इशारा करते हो, हाँ हाँ आ जाओ मेरी तरफ, तो बच्चा थोड़ा खुश होकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। या उंगली पकड़ के आप उसे थोड़ा सा चलाने की कोशिश करते हो तो बच्चा उस काम को करना सीखता है और करना शुरू करता है। अगर आपने उसे ज़मीन पे उतारा ही नहीं, गोद गोद में ही रखते रहे, तो फिर बच्चा जल्दी चलना भी शुरू नहीं करेगा, जल्दी और एक्टिविटी भी शुरू नहीं करेगा। तो इसलिए उसको ये भी फ़र्क होता है कि उसको IQ तो अच्छा है, वो सीख भी सकता है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा एनकरेज करो। और साथ ही साथ अगला पॉइंट आ जाता है इसी के साथ कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, सीखने के अवसर क्या मिल रहे हैं। कि वही बात है कि आप उसको गोद में ही रखोगे, उसको चलने नहीं दोगे, ज़मीन पे छोड़ोगे ही नहीं, तो फिर घुटनों का प्रयोग करना वो सीखेगा कैसे, अपने फीट का, पैरों का प्रयोग करना वो सीखेगा कैसे चलने के लिए। या कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा डांटा जा रहा है या उसको स्कोल्ड किया जा रहा है, बच्चा सीख नहीं पाएगा, वो ऐसी स्थिति में भी सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चे को एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी है, तब वो उस कौशल को सीख पाता है, उसको इंटरेस्ट आता है, रुचि जागृत होती है और उत्साह बनता है उसका उस काम को सीखने के लिए। अब मान लीजिए उसने चलना शुरू किया, उसको गिर गया, चोट लगी, तो वो उस काम को आगे करने से कतराएगा, रुकेगा, खुशी से उस काम को नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने फिर मोटिवेट किया, माता ने, पिता ने उसको मोटिवेट किया और फिर उस काम को करने की प्रेरणा दी, उसको प्रयास करवाया, तब वो कर लेगा आगे वो काम। तो इसलिए अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है, उसको एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आ जाता है उसका मसल कंट्रोल कितना है, मांसपेशीय विकास कितना है बच्चे का। मांसपेशीय विकास तो बिल्कुल सीधे सीधे ही शरीर के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है कि जो अंगों में कोई भी अंग यूज़ करने से पहले वो प्रॉपरली मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया, परिपक्वता आ गई है उस अंग में और सही समन्वय बन रहा है उसके मस्तिष्क का, आँख का और उस अंग का, तब वो कर पाता है उस काम को। तो इसीलिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए ये बात ज़रूरी हो जाती है कि उसको प्रॉपर उसकी एज के हिसाब से मैच्योरिटी उसके शरीर के अंगों में आ गई है, तभी वो उस कार्य को करने में सक्षम हो सकता है। तो मसल कंट्रोल, मांसपेशीय विकास और जो नियंत्रण है उसका, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप हाथ अगर उसका इतना सक्षम नहीं है कि वो पेंसिल को ठीक से पकड़ सके और अपनी लिखने की कोई क्रिया कर सके, तो वो पेंसिल को नहीं पकड़ पाएगा। बच्चा शुरू में पेंसिल को ढंग से पकड़ना सीख भी नहीं पाता, कैसे भी पकड़ के उसको आड़ी टेढ़ी लाइनें लगानी होती हैं, कैसे भी पकड़ लेता है। लेकिन जब लिखना शुरू करता है तब उसको पेंसिल ठीक से होल्ड करना हमें सिखाना पड़ता है और वैसे ही सीखते सीखते, पकड़ते पकड़ते उसका जब कंट्रोल आ जाता है मसल्स का, तभी वो आगे लिख पाता है। अगला पॉइंट आ जाता है प्रैक्टिस एंड गाइडेंस, अभ्यास और निर्देशन। कोई भी काम है, आज आप और हम भी कोई एक्टिविटी, कोई काम करते हैं, आज हमने किया और फिर हमने सालों साल नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। आप वो काम करना भूल भी जाते हैं, आपको याद नहीं रहता। याद रखने के लिए ज़रूरी होता है कि उस चीज़ का अभ्यास किया जाए और अभ्यास एक प्रॉपर मार्गदर्शन में किया जाए जिससे बच्चा उस कौशल को सीख सके। तो इसीलिए बच्चा थोड़ा सा उसका मसल कंट्रोल तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के साथ ही उसको प्रॉपर गाइडेंस भी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वो अभ्यास करेगा, चाहे वो पेंसिल पकड़ के लिखने का है, चाहे वो ड्राइंग बनाने का है, उसकी जो मैच्योरिटी है, उस काम को करने में जो परफेक्शन है, वो तभी आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। प्रैक्टिस के बिना वो नहीं चल सकता, उस काम में परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकता।
अगला फैक्टर देखें, इमोशनल स्ट्रेस होती है संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक है, ये स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं, जरा ध्यान रखें। इमोशनल स्ट्रेस है संवेगात्मक तनाव। तो अगर बच्चा किसी प्रकार के तनाव से गुजर रहा है तो भी होता है, अब माँ उसके पास नहीं है, बहुत सारे और रीज़न हो सकते हैं, बच्चा कुछ परेशान है, काम नहीं कर पा रहा है, या उसको परिवार में कोई ऐसा माहौल वातावरण कैसा मिल रहा है, इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो भी वो एक्टिविटी को, क्रिया को जल्दी सीख नहीं पाएगा। उसका क्रियात्मक विकास तनाव का उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और लास्ट आ जाता है पर्सनालिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व का गुण कैसे हैं। तो हर बच्चा अलग होता है अपने आप में, हम कोई भी एक जनरल, एक सामान्य मापदंड से हर बच्चे को नहीं नाप सकते। हम जब माइलस्टोन्स भी निर्धारित करते हैं उसमें भी हम एक रेंज देते हैं, क्योंकि कोई बच्चा कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई मध्यम होगा। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, उसके विकास की दर अलग है, इसीलिए हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये कमज़ोर है, ये ज़्यादा है। हम एक रिलेटिव, एक तुलना भी करते हैं, तो उसमें एक आदर्श मापदंड रखते हैं जिसमें कि हम उसको बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि बच्चा इस रेंज में ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए पर्सनालिटी के हर व्यक्ति के हर बच्चे के अपने अपने गुण होते हैं। कोई बच्चे होते हैं बहुत शर्माते हैं, कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी होते हैं, कोई डर जाते हैं, बहुत डरने वाले होते हैं कि मम्मी अपनी माँ का हाथ पकड़े पकड़े ही रहते हैं। बहुत अलग अलग कोई बच्चे होते हैं निडर होते हैं, बिल्कुल दूसरे के सामने बिल्कुल प्रसन्नता से, खुशी से कोई भी बात कहते हैं, पोयम सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये आत्मनिर्भर होते हैं, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चे में खुद के गुण हैं, उसके व्यक्तित्व के खुद के गुण हैं, फिर उसको वातावरण कैसा मिल रहा है, ये सब चीज़ें उसके शरीर के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। इस विषय के नोट्स भी मैं आपको दे दूँगी, जिससे आपको याद रखने में, पढ़ने में, रिविज़न में आराम रहे। धन्यवाद।